हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको आरोह भाग 2 कक्षा 12 की हिंदी विषय की पुस्तक है। इसमें हमारा काव्य खंड चल रहा था। इसका दूसरा अध्याय है पतंग, उसको पढ़ाएंगे। और ये पतंग जो है वो एक कविता है जो कि आलोक धनवा जी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें उन्होंने शरद ऋतु के आगमन का बहुत ही सुंदर तरीके से मानवीकरण किया है और बताया है कि किस तरीके से जब शरद ऋतु आती है तो बच्चे बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय बहुत सुंदर मौसम होता है, बहुत साफ आकाश होता है और आकाश बहुत मुलायम होता है। तो बच्चे उसमें आसानी से पतंग उड़ाते हैं और बच्चे इसमें कैसे पतंग उड़ाते हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कविता को। बहुत ही सुंदर कविता है ये। पतंग का नाम सुनते ही बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और वो पतंग को जब उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वो खुद भी उड़ रहे हो, क्योंकि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं ना तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें भूख प्यास भी वो भूल जाते हैं और सिर्फ उनका ध्यान पतंग को उड़ाने में ही लगा रहता है। यानी कि वो पतंग पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए रहते हैं और उन्हें किसी की भी कुछ भी परवाह नहीं होती। वो छतों पर एक छत से दूसरी छत पर इस तरीके से कूदते फिरते हैं जैसे कि उन्हें चोट लगने का ज़रा सा भी डर ना हो, और वो बेसुध होकर इधर उधर फिरते हैं। लेकिन फिर भी उनका जो कोमल शरीर होता है वो उन छतों को भी कोमल बना देता है और बच्चे बहुत ही आनंदित हो जाते हैं पतंग उड़ाने में। और इसी का चित्रण इस कविता में बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अब। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। तो भादो का अर्थ है यहाँ पे वर्षा ऋतु का एक महीना होता है जिसको भादो कहते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि घनघोर वर्षा का जो महीना था भादो वो समाप्त हो चुका है और अब तेज बौछारों के साथ वर्षा होने की संभावनाएं भी ख़त्म हो गई है। और जो आसमान है वो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ हो गया है और बादलों से रहित हो गया है। यानी कि बादल अब दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से बरसात में दिखाई देते हैं, बहुत काले काले बादल, वो अब ख़त्म हो गए हैं। और वर्षा काल में काले घने बादलों के आसमान में जब वो छाए रहते हैं तो मौसम का भी मतलब दिन का भी पता नहीं चलता है। और अब क्या है कि वो जो तेज़ बरसात थी, उनकी बौछारें थी, बौछारों का डर था, वो अब ख़त्म हो गया है। यानी कि भादो जो है वो चला गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और अब क्या हो रहा है, अब शीत ऋतु का आगमन हो रहा है। तो जब शीत ऋतु आ रही है तो जैसे ही शीत ऋतु आई तो जो सवेरा हुआ वो कैसा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और अब ऐसा लग रहा है कि जो सवेरा हो रहा है शरद ऋतु में वो खरगोश की आंखों जैसा है, क्योंकि जो खरगोश होता है उसकी आंखें लाल होती है और वो अंधेरे में भी चमकती है। और सुबह के समय जब शरद ऋतु में जब सुबह के समय सूर्य निकल रहा है तो उसकी किरणें भी लाल लाल दिखाई दे रही है, अर्थात सूर्य लाल दिखाई दे रहा है। और जब शाम को सूर्य छिप रहा है तब भी वो लाल ही दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कहा गया है। यानी कि शरद ऋतु में जो सुबह हो रही है वो खरगोश की आंखों जैसी लाल दिख रही है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब जो शरद ऋतु है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। यानी कि जो शरद ऋतु है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कई पुलों को पार करके वो आया है। यानी कि अनेक जो मौसम है हमारे यहाँ पे उन मौसमों को पार करते हुए वो आ गया है। यानी कि शरद आया पुलों को पार करते, अर्थात वो बहुत सारे पुलों को पार करके यहाँ पे आ गया है। घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और वो कैसे आ रहा है शरद ऋतु, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। और वो
अपनी नई चमकीली साइकिल पर आ रहा है और घंटी को तेज़ तेज़ बजा रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और ऐसा लग रहा है कि जब शरद ऋतु आ रही है तो वो अपने चमकीले इशारों से बच्चों को कह रही है कि अब मौसम साफ हो चुका है, अब तुम पतंग उड़ा सकते हो, यानी कि वो उनको पतंग उड़ाने के लिए संकेत दे रही है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और अब जो शरद ऋतु है उसने मौसम को बिल्कुल मुलायम कर दिया है, यानी कि आकाश बिल्कुल अब साफ़ हो चुका है और बहुत ही मुलायम हो चुका है और अब बच्चे वहाँ पे अपनी पतंग आसानी से उड़ा सकते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अर्थात जो पतंग है वो दुनिया की सबसे हल्की चीज़ है और रंगीन चीज़ है, जो कि एक बहुत ही पतले कागज़ से बनाई जाती है और उसमें कमानी जो होती है, कमानी के द्वारा वो पतंग के बैलेंस के लिए होती है, क्योंकि जब पतंग उड़ती है तो उसको एक समान रखने के लिए, जिससे कि वो आसानी से आसमान में उड़ सके, तो उसमें एक पतली कमानी लगाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो सबसे पतले कागज़ की ये बनाई जाती है वो आसानी से आसमान में उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों की, किलकारियों की और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जो शरद ऋतु का मौसम है उसमें शुरू हो सके सीटियों की, किलकारियों की और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, क्योंकि जब बच्चे जो होते हैं वो पतंग उड़ाते हैं और जब उनकी पतंग उड़ने लगती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो सीटियाँ बजाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, यानी कि चिल्लाने का अर्थ है यहाँ पे वो खुश हो जाते हैं, खुशी से वो चिल्ला उठते हैं और उनकी जो सीटियों की आवाज़ है वो सबको सुनाई देती है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसमें कवि जो है वो बच्चों की कोमलता का वर्णन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास की भांति कोमल होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से रुई बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है उसी तरीके से बच्चे भी बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। और इसके साथ ही चंचलता और निर्भीकता भी जन्म से ही उनके स्वभाव में समाहित होती है, यानी कि उनके अंदर, बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा चंचलता होती है और बहुत ज़्यादा निर्भीकता होती है, उन्हें किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं होता है। और उनकी यह चंचलता और निर्भीकता इतनी मनमोहक होती है कि संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु उनका स्पर्श करना चाहती है, क्योंकि बच्चे इतने निर्भीक होते हैं और चंचल होते हैं तो उनका जो स्पर्श होता है वो बहुत ज़्यादा मनमोहक होता है, इसलिए प्रकृति भी उनका स्पर्श पाना चाहती है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अर्थात जब बच्चे चलते हैं पृथ्वी के ऊपर तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी उनके स्पर्श को पाना चाहती है, और अर्थात पृथ्वी पर जब बच्चे चलते हैं तो उनके पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनको उनके बेचैन पैरों के पास, यानी कि पृथ्वी जो है वो उनके अंदर एक उत्साह भर रही है कि तुम्हारी पतंग बहुत अच्छी तरीके से उड़ रही है और उनको उत्साहित करती है बहुत ज़्यादा। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। अर्थात जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और वो जब पतंग उड़ाने लगते हैं तो पतंग को देखते देखते वो एक छत से दूसरी छत पर इस तरीके से कूदते हैं जैसे कि उन्हें अपने चोट लगने का ज़रा सा भी भय ना हो, यानी कि वो बेसुध होकर इधर से उधर दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हैं। और जब वो छतों के ऊपर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छत भी उनके सामने नरम हो गए, यानी कि छत वैसे बहुत ज़्यादा कठोर होती है, लेकिन जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए छतों पर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि छत भी नरम हो गई है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। पेंग भरने का अर्थ है झूला झुलाने टाइप,
क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं और वो जब इधर से उधर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे एक जगह से दूसरी जगह झूला झूल रहे हो। और जो उनकी किलकारियों की आवाज़ें और जो उनकी तालियों की आवाज़ें, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चारों दिशाओं में फैल गई हो और जो चारों दिशाओं से वो फिर जो उनकी ध्वनि है, उनकी तालियों की ध्वनि है, वो ऐसा लग रहा है कि चारों दिशाओं से भी मृदंग की आवाज़ आ रही है, यानी कि चारों जो दिशाएं है वो भी मृदंग बजा रही हो उन्हें देख करके, ऐसा लगता है। और लास्ट लाइन है इसमें, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कि इसमें बच्चों का जो शरीर है उसको जैसे डाली होती है उसके समान लचीला बताया हुआ है कि जिस प्रकार से जो डाली होती है वो ऐसे वैसे झूलती है उसमें, तो ऐसे ही वो बच्चे भी जो है वो उनका जो शरीर है वो उस डाली की तरह ही यहाँ पे बताया गया है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और जब बच्चे पतंग उड़ाते समय खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं छत के, जहां से गिरकर चोट खा सकते हैं और गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं, किंतु उनके शरीर का जो लचीलापन होता है उन्हें गिरने से बचाता है और उनका इस प्रकार से गिरने से बचना देखने वालों के शरीर में रोमांच पैदा कर देता है। अर्थात जो बच्चे होते हैं वो जब छतों पर गिर भी जाते हैं तो जो उनका शरीर का लचीलापन होता है वो उनको कोई भी चोट नहीं आने देता, और जो कोई उनको देखता है ऐसे गिरते और उनको चोट नहीं लगती तो वो देखने वालों के शरीर में रोमांच पैदा कर देता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और जो पतंग होती है वो बहुत ऊंचाई में उड़ रही होती है, तो उनकी जो ऊंचाइयों में थिरकती पतंग ने अपने डोर का सहारा देकर उन्हें गिरने से बचा लिया। अर्थात ऐसा लगता है कि जो पतंग की डोर होती है वो उनको गिरने से बचा लेती है। और जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही उत्साह से आसमान में उड़ती पतंगों के साथ अपनी श्वास प्रश्वास के द्वारा उड़ते दिखाई देते हैं, यानी उनकी जो सांस होती है वो भी ऐसा लग रहा होता है वो भी पतंग के साथ ही उड़ रही होती है, क्योंकि उनका ध्यान पतंग के ऊपर ही रहता है आसमान में। और उस समय उनकी जो भावलोक की अनंत ऊंचाइयां उस पार का ध्यान नहीं रहता है, यानी कि उनके जो भाव होते हैं वो भी उस पतंग में ही होते हैं। पतंगों के साथ साथ वह भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और जब पतंग आसमान में उड़ती है तो ऐसा लग रहा होता है, क्योंकि बच्चों का ध्यान बिल्कुल पतंग से, उनकी जो नज़र होती है वो एक पल के लिए भी अलग नहीं होती है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो भी उन पतंग के साथ ही उड़ रहे हैं आकाश में। आगे देखिए क्या है, अगर वह कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं और पृथ्वी पर तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए कभी गिरते हैं तो और ख़तरनाक, यानी कि छतों के ख़तरनाक किनारों पर गिर जाते हैं लेकिन उनको चोट नहीं लगती है, तो वो और भी ज़्यादा निडर हो जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो वो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। अर्थात जब बच्चे पतंग उड़ाते समय गिर जाते हैं और उनको कोई भी चोट नहीं आती है तो वो बहुत ज़्यादा निडर हो जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि अब हमें चोट नहीं लगेगी, और वो ऐसी स्थिति में सुनहरे सूरज को भी छूना चाहते हैं। और बच्चों की इस दशा को देख करके पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई उनका स्पर्श पाना चाहती है। अर्थात पृथ्वी भी चाहती है कि इन बच्चों को चोट ना लगे, और इस तरीके से बच्चे बहुत ही अपने उत्साहपूर्वक पतंग को उड़ाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो इस तरीके से यह जो कविता थी वो समाप्त हुई। आशा है आपको ये समझ में आई होगी, और अगली वीडियो में हम आपको इसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।